माइके का दोस्त। प्रीति अपनी सास रेखा के साथ बैठकर चाय पी रही थी। तभी अनुज नाम का लड़का आता है और प्रीति को देखकर कहता है, ओए मोटी, तू तो पतली हो गई। अनुज, तो यहाँ कितने दिनों बाद मिल रहा है, कैसा है तू, कब आया? आने से पहले तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अरे अरे बस भी कर, एक ही बार में कितने सवाल करेगी। चल कोई बात नहीं, सवाल कर लिया है तो मैं जवाब दे ही देता हूँ। मैं बहुत ठीक हूँ। हाँ, बहुत दिनों बाद मिल रहा है, शायद तेरी शादी के बाद ही। मैं यहाँ आज ही आया हूँ, तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर बता देता तो तेरा ये रिएक्शन देखने को कहाँ मिलता। अच्छा किया तू आ गया। शादी क्या हुई, सब कुछ बदल गया। अब तो दूसरे शहर में रहती हूँ, जब मायके जाती हूँ तभी मिल पाती हूँ सबसे। तभी तो मैं यहाँ तुझसे मिलने आ गया। तू यहाँ मुझसे मिलने आया है? वैसे आया तो मैं यहाँ अपने काम से ही हूँ, लेकिन अब जब तक मैं यहाँ रहूँगा तेरे घर ही रहूँगा। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरे यहाँ रुकने से? नहीं यार, मुझे कैसे दिक्कत होगी, मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ कि तू अब कुछ दिन यहाँ मेरे साथ रहेगा। बहू, मैं भी यहाँ पर हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और कौन है ये? माँ जी, ये मेरे मायके का घर है ना, वहीं पड़ोस में रहता था। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। इतने दिनों बाद मिली हूँ तो मैं तो भूल ही गई सब कुछ। अच्छा, तो ये तेरे मायके का दोस्त है? जी माँ जी। वैसे माँ जी, आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना अगर अनुज यहाँ कुछ दिन रहे? वैसे दीपक अनुज के बारे में जानते हैं और बात भी करते रहते हैं ये दोनों आपस में। अरे नहीं नहीं बहू, भला मुझे क्यों दिक्कत होगी? और जब तेरे पति को सब पता ही है तो मैं क्यों ही कुछ बोलूँ। अच्छा बहू, तेरे मायके का दोस्त तो कब से यहाँ आया हुआ है? तुझे अपने दोस्त को चाय पानी नहीं पिलाना क्या, या फिर बस बातों से ही पेट भरेगी? अरे हाँ अनुज, तुम यहीं रुको, मैं अब भी तुम्हारे लिए चाय पानी लाती हूँ। ठीक है, तब तक मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। फिर मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है। प्रीति चाय बनाने लग जाती है। बाद में अनुज और प्रीति काफ़ी बातें करते हैं। रात का खाना सब लोग खाते हैं। फिर रेखा दीपक अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और प्रीति और अनुज सोफे पर बातें करने लगते हैं। तुझे पता है, मैं ना बहुत खुश हूँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, लेकिन वो दिन भी ना बहुत याद आते हैं जब किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, जब मन करे कहीं भी चले जाते थे। ये तो बिल्कुल सही कहा। अब तो मेरी भी शादी होने वाली है, इसलिए सही नौकरी मिल जाए यही देख रहा हूँ। होमवर्क की टेंशन लेते लेते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला ना। अनुज और प्रीति काफ़ी बातें करते हैं और बात करते करते उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। रात के 1 बजे रेखा की आंख खुलती है और उसे बात करने की आवाज़ आती है। ये इतनी रात को कौन बात कर रहा है? कहीं घर में चोर तो नहीं आ गए? रेखा अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी बहू अपने मायके के दोस्त के साथ बातें कर रही है। ये देखकर रेखा को काफ़ी चिढ़ होती है। ये जब से बहू के मायके का दोस्त आया है तब से तो बहू को किसी चीज़ का कोई होश ही नहीं है, उसी में घुसी रहती है। इतनी रात हो रही है, ये नहीं कि अपने पति की सेवा करे, नहीं, बस अपने मायके के दोस्त से बातें करनी है इसे। रेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बहू को अपने मायके के दोस्त के साथ बातें करते हुए देखकर। वो तुरंत बाहर आती है और कहती है, बहू, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी बातें हो रही है क्या? हैं? कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं माँ जी, वो तो हम पुरानी बातों को याद कर रहे थे, आपने हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे माँ जी, आप सोई नहीं अब तक, कुछ चाहिए था क्या? चलो अच्छा हुआ मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने ज़रूर डिस्टर्ब कर दिया है। अरे रात के 1 बजे है और तुम दोनों की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही। ऐसे भी कौन सी ज़रूरी बातें हो रही है? हैं? सोना नहीं है क्या, या फिर ऐसे ही बातें करते रहना है? क्या 1 बज गया? हमारे साथ ना ऐसा ही होता है, हम जब भी बातें करने बैठते हैं टाइम का पता ही नहीं चलता। अब भी देखो 1 बज गया और पता भी नहीं चला। लेकिन अब तो पता चल गया ना, तो मेहरबानी करके सो जाओ। जी माँ जी, अभी सो जाते हैं। रेखा के बोलने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अनुज और प्रीति को आपस में हर वक्त बातें करते हुए देखकर रेखा का खून जलता रहता। एक दिन रेखा अनुज से कहती है, और बताओ बहू के मायके वाले दोस्त, काम ठीक चल रहा है? जी आंटी जी, सब ठीक है। वैसे काफ़ी दिन हो गए ना तुम्हें यहाँ आए हुए, जाने का कब का प्लान है? मेरा मतलब है कि टिकट करवा ली होगी ना वापसी की, कब की है टिकट? नहीं आंटी जी, टिकट नहीं करवाई, अभी तो मैं कुछ दिन और यहाँ रहूँगा। कैसा बेशर्म है, सामने से पूछ रही हूँ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
ऐसे ही एक बार सुबह सुबह प्रीति रसोई में खाना बना रही थी तो अनुज भी पीछे पीछे रसोई में ही चला जाता है और वहाँ भी दोनों बातें करते रहते हैं। रेखा जब चाय लेने रसोई में जाती है और वहाँ भी उन दोनों को साथ में देखती है तो बोल पड़ती है, क्या बात है बहू, तेरे मायके वाला दोस्त तो तेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब ये क्या तेरे साथ रोटी भी बनाएगा? क्यों नहीं आंटी। अरे आंटी, आपको पता नहीं, मैं ना हर चीज में एक्सपर्ट हूँ। मुझे रोटी बनानी आती है। प्रीति से तो अच्छी रोटी बनाता हूँ मैं। माँ जी, आप ना अनुज से जीत ही नहीं सकती। ये बातों में भी शहनशाह है और काम तो है ही ऐसे कि कोई इसके आसपास भी भटक नहीं सकता। तुम दोनों पहले भी ऐसे ही बातें करते रहते थे क्या? माँ जी, पहले तो इससे भी ज्यादा बातें करते रहते थे। मेरी माँ तो खुद हम दोनों से परेशान थी। कितनी गहरी दोस्ती है हमारी। प्रीति की बातें सुनकर तो रेखा गुस्से से तिल मिलाती हुई अपने बेटे के पास जाती है। बेटा, तुझे बहू के मायके वाला दोस्त कैसा लगता है? मेरा मतलब है कुछ ज्यादा ही बहू से बात नहीं कर रहा? अरे समझ रही हूँ कि बचपन का दोस्त है, लेकिन और कोई काम नहीं है क्या इसके पास? सही है माँ अनुज, मैं मिल चुका हूँ उससे। अब उसका यहाँ काम है तो काम तो करेगा ही ना। अच्छा, काम से आया है, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि कोई काम करता है। वो तो बस बहू के साथ ही हर वक्त बात करता रहता है। काम करने की फुर्सत कहाँ है उसे? माँ, वर्क फ्रॉम होम भी तो होता है ना। अनुज वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा। देख बेटा, तुम मुझे गलत मत समझियो, लेकिन मुझे बहू का मायके वाला दोस्त कुछ ठीक नहीं लगता। अरे हर वक्त बहू से बातें करता रहता है, बहू के पीछे पीछे लगा रहता है। अब तू ही बता, बहू कमारी तो है नहीं, शादीशुदा है, ये सब अच्छा लगता है क्या? आप भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे प्रीति पर पूरा भरोसा है और मैं अनुज को भी अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे तो इन सब में कोई दिक्कत नहीं लगती। दीपक इतना बोलकर अपने ऑफिस चला जाता है। मेरे बेटे को तो ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कोई फर्क पड़ रहा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। बहू के मायके वाले दोस्त, अब देख तू। रेखा तुरंत अपनी सहेली के घर जाती है और उसकी बेटी जूही को अपने घर ले आती है, जिसकी शादी नहीं हुई थी। अरे माँ जी, ये कौन है? अरे बहू, ये मेरी सहेली की बेटी है। वो क्या है ना, मेरी सहेली कुछ दिन के लिए गांव गई है तो मैं जूही को अपने घर ले आई। बहुत अच्छा किया। इतनी सुंदर लड़की को अकेली छोड़ना भी नहीं चाहिए घर में। अनुज, क्या बोल रहे हो तुम? अरे मेरा मतलब है, अकेले रहना अच्छा नहीं लगता ना। प्रीति, जाओ ना, जूही के लिए कुछ खाने को लेकर आओ ना, तब तक मैं जूही को कंपनी देता हूँ। अनुज, क्या है ये? लड़की देखी नहीं कि नीयत फिसली। तुम इस लड़की के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड से काम करवाओगे, मुझे इग्नोर करोगे? तुम बोल रहे हो क्या? तुम इतनी दूर मेरे शहर मुझसे बात करने आए हो? क्या यार प्रीति, कितनी प्यारी लड़की है जूही, और तो और सिंगल भी है। तुम अब अपनी टांग मत अड़ाओ ना यार। वैसे काफी अच्छी दिखती हो। आप भी काफी अच्छी लगती हो। मेरा नाम अनुज है, पूना में रहता हूँ। ये मेरी बचपन की दोस्त है प्रीति। अच्छा, मैं भी सोच रही थी कि कभी पूना जाऊं, लेकिन माँ जाने ही नहीं देती। बोलती है वो अनजान शहर है, वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए मुझे। अरे अनजान कैसे, मैं हूं ना। आप जब मन हो तब आओ, मैं घुमाऊंगा अपने शहर में आपको। मेरी बहन और माँ के साथ रहता हूँ मैं। कहो तो माँ से भी मिलवा दूंगा। माँ से मिलाने की इतनी भी क्या जल्दी है, पहले आपसे दोस्ती तो हो जाए। जी जी बिल्कुल, आपसे तो कौन ही पागल दोस्ती करना नहीं चाहेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्लान इतनी जल्दी काम करेगा। चलो अच्छा ही है, कम से कम मेरी बहू से तो पीछा छूटा। अब करे जूही से बात। अनुज, जिसे जूही काफी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए अब वो जूही से ही बात करता रहता है और कुछ दिनों बाद वापस अपने शहर चला जाता है। दीपक की बीवी की बहुत ही जल्दी मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपने पीछे वो प्यारी सी बेटी दिशा को छोड़ जाती है, जो बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी। दीपक जब भी दिशा को देखता, अपनी बीवी को याद करता। वो अपनी बेटी का पालन पोषण ठीक से कर रहा था। देख बेटा, कब तक बीवी को याद करके रोता रहेगा? अरे मोह लगाने आई थी, मोह लगा कर चली गई। अब ये मासूम बच्ची को भी तो देखना है ना बेटा। तो देख तो रहा हूँ माँ, उसकी निशानी है ये, बिल्कुल उसके जैसी। इसे तो मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, इसी के लिए तो जी रहा हूँ मैं।
अरे लेकिन बेटा, तू तो सारा दिन दफ्तर जाता है, मैं भी कब तक इसे देख पाऊंगी। बूढ़ी हड्डियों में दम नहीं है बेटा। तो क्या करूं माँ, नौकरी भी तो नहीं छोड़ सकता। अब कोई काम वाली ले भी आता हूँ तो पता नहीं वो देखेगी कि नहीं। अरे तभी तो कह रही हूँ बेटा, दूसरी शादी कर ले। नई माँ इसे माँ का प्यार तो देगी ना, और वैसे भी जीवन की गाड़ी चलाने के लिए स्त्री और पुरुष का साथ होना जरूरी होता है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, किसी और से शादी करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। शादी एक ही बार होती है, और वैसे भी दिशा के लिए मैं सौतेली माँ तो कभी भी नहीं लेकर आऊंगा। लेकिन माँ मानती नहीं। क्या बात है चाची, क्या मेरी भतीजी पसंद नहीं आई आपको दीपक के लिए? अरे क्या कमी है, पढ़ी लिखी है, बोलने चालने में अच्छी है, आप लोगों के घर आ जाएगी तो घर को संवार ही देगी। अरे मानती हूँ बहन, सब मानती हूँ, लेकिन दीपक को कौन समझाए, मानता ही नहीं शादी के लिए। कहता है सौतेली माँ नहीं लाएगा अपनी दिशा के लिए। अरे दिशा के लिए ही तो माँ लाना जरूरी है, सारा दिन आप अकेली कैसे देखोगी? लेकिन बेचारी माँ करती भी तो क्या। पड़ोसन किसी भी हालत में अपनी भतीजी की शादी दीपक से करवाना चाहती थी। वो एक चाल चलती है। एक दिन दिशा जब बाहर खेल रही होती है तो वो चुपके से दिशा को अपने घर ले आती है और शाम तक कमरे में बंद रखती है। जब पूरे मोहल्ले में दिशा को लेकर ढूंढाई होती है तो धीरे से घर के पास छोड़ देती है। कहाँ थी मेरी बच्ची, पता है पापा कितने डर गए थे। लेकिन मासूम दिशा क्या बोलती, उसे तो अभी बोलना भी नहीं आता था। वो चुपचाप सामने खड़ी पड़ोसन चाची को देखने लगती है, जैसे बता रही हो कि यही तो थी जो मुझे अपने साथ लेकर गई थी। देख दीपक, तुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। तेरी माँ से नहीं देखी जाती है बच्ची, फिर तेरी माँ अब बूढ़ी भी तो हो गई है। मैंने कामिनी की फोटो दिखाई थी, लाखों में एक लड़की है, वो संभाल लेगी तेरी दिशा को अच्छे से। बोल तो बुला लूं मैं कल। दीपक कुछ नहीं बोलता, दिशा को गोद में लेकर अंदर चला जाता है। हाँ बहन, तू कल ही बुला ले अपनी भतीजी को। अरे कल को भगवान न करे अगर कुछ हो गया दिशा को तो मैं क्या करूंगी। चालाकी से ही सही, लेकिन दीपक की शादी कामिनी से हो जाती है। कामिनी जिसका मकसद ही बड़े घर की बहू बनना था। दिशा को देखती, प्यार भी करती, लेकिन सबके सामने दिखावे के लिए। अकेले में 2 साल की हो गई है, लेकिन खुद का खाना खुद से नहीं खा सकती। अब तो थाली ये पड़ी है, खाना है तो खा, नहीं तो मर। दिशा को अब कामिनी से डर लगने लगा। वो ना खाना खाती, ना बाहर खेलने जाती, सारा दिन दादी के पीछे छुपी रहती। माँ, दिशा तो दिन पर दिन पतली होती जा रही है, पता नहीं क्यों डरी डरी भी रहती है। माँ तू सही कहता था बेटा, सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। वैसे अब तो तेरा एक बेटा भी हो गया है, हो सकता है बहू उसी में व्यस्त रहती हो और दिशा को माँ का प्यार ना दे पा रही हो। धीरे धीरे दिशा बड़ी होती है। वो एक दिन कॉलेज में क्लास के बीच से ही निकल रही थी कि क्या बात है दिशा, माना तुम क्लास में फर्स्ट आती हो, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं पढ़ाती कि तुम क्लास छोड़कर रोज भाग जाती हो। तभी क्लास की एक लड़की बोलती है, इसे घर जाकर अपने छोटे भाई के लिए खाना बनाना होता है और माँ के पैर भी दबाने होते हैं मैम। इसी शर्त पे तो इसे पढ़ाई करने की इजाजत मिली है। सभी जानते थे कि दिशा की माँ सौतेली है और वो उससे बहुत बुरा व्यवहार भी करती है। मुझे माफ कर दे दिशा, मैंने दूसरी शादी करके तेरे साथ बहुत बुरा किया है। कोई बात नहीं पापा, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। ये लीजिए, दवा खा लीजिए। ओ पापा की परी, अरे खाना दे खाना। और क्या पापा, क्या बोल रहे थे आप इस चुड़ैल से कि माँ से शादी करके आपने बुरा किया? अरे एहसान मानो, एक शादीशुदा एक बच्ची के पिता से मेरी माँ ने शादी कर ली। शर्म नहीं आती अपने पिता से इस तरह से बात करते? तभी वहाँ कामिनी आ जाती है। हाँ, पैर में दर्द हो रहा है। ये लड़की यहाँ खड़ी होकर फिर भी महाभारत करवा रही है। अरे किसी रिक्शा वाले से शादी नहीं की तेरी मैंने,
पढ़ा रही हूँ, खिला रही हूँ, झेल रही हूँ अपने घर में तुझे। पिता को कामिनी की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अपने बेटे को उठाओ और निकलो यहाँ से। हाय हाय, निकल जाऊं बेटा लेकर? जानती थी मैं ये दिन आएगा। तभी मैंने धोखे से तुमसे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिए थे और सारा कुछ अपने बेटे के नाम कर दिया है। अरे अब हम तुम दोनों बाप बेटी के साथ रहना ही नहीं है, निकलो इस घर से। जैसे ही बेटा माँ की बात सुनता है, क्या कहा? ये सारा कुछ मेरे नाम पर है? माँ अंदर जाकर प्रॉपर्टी के पेपर ले आती है। हाँ हाँ बेटा, सब कुछ तेरा है, सब कुछ। बेटा माँ से प्रॉपर्टी के पेपर लेकर कहता है, अरे निकलो अब सारे के सारे यहाँ से, घर खाली करो। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ इन लोगों से। अरे ओए, तुम भी निकलो। मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? और मैंने ही तो तेरे नाम किया है सब कुछ धोखे से। अरे वही तो, धोखेबाज लोगों से मैं दूर ही रहता हूँ। पिता और बेटी घर से सामान लेकर जाने ही वाले होते हैं कि मुझे भी साथ ले चलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज, आप तो मेरे पति हैं, कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? चलो हटो, हम लोगों को रास्ते पर ले आई हो और तुम्हें मैं साथ लेकर चलूं? कभी नहीं। रहने दीजिए ना पापा, वो कहाँ जाएंगी? चलिए माँ, हम जैसे भी रहेंगे साथ में ही रहेंगे। शुक्रिया बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरे बारे में सोचा। मैं शर्मिंदा हूँ बेटी, मैंने ये घर। कोई बात नहीं माँ, ये घर तो हम लोग कानून के रास्ते से वापस ले ही लेंगे, लेकिन आप ठीक हो गई हो, इससे बढ़कर और क्या है। बस फिर क्या था, बेटी नौकरी करती है और किराए के मकान में माता पिता को रखती है, साथ ही कानूनी लड़ाई लड़ती है और एक दिन सभी को अपने घर वापस ले आती है।